बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है जी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अक्सर औकात ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, तो है भी बहुत आसान सा टॉपिक। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों, आप लोग देखें कि ना, बहुत आप लोगों ने ये जो वर्क का अभी फार्मूला पढ़ा था ना पीछे, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर एप्लीकेबल था, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर एप्लीकेबल था व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। बच्चों, जब फोर्स कांस्टेंट थी, ये फार्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल था जब फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी। आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा कब एप्लीकेबल होगा, जब वर्क क्या, जब फोर्स क्या हुआ करेगी, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली कांस्टेंट होगी। अच्छा, मगर अगर आप लोगों को पता है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे इर्द गिर्द, हम लोग अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में, इन मैनी केसेस, बच्चों बहुत सारे केसेस में इस तरह भी होता है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। मैंने जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बच्चों कई केसेस ऐसे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द अपने लाइफ में, जहां पर हम लोग देखते हैं फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, अब फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी? फोर्स आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग कहेंगे बच्चों फोर्स उस वक्त कांस्टेंट नहीं होगी, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, ठीक है जी, या ये वेरी कर रही होगी मैग्नीट्यूड में, या तो इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा होगा बच्चों, या इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा। बस, या बच्चों ये वेरी कर रही होगी मैग्नीट्यूड में, या ये वेरी बच्चों, या इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा। बस उस वक्त ही जो है ना, ये क्या नाम है अपना, फोर्स जो है ना, उन केसेस में कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगी, या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, या बच्चों इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल जो आपकी किताब वाला देता है, वो इसकी एग्जाम्पल्स कैसे दे रहा है, वो कहता है जी, सपोज करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट। आप लोग देखें जी, ये रॉकेट है, ठीक है जी, ये रॉकेट ऐसे आपको पता है अपनी टेल से गैसेस को ये चरसी इजेक्ट करता है गैसेस को, और ऐसे जी बच्चों ये आपको पता है इसके अंदर 80% मैस इसका जो होता है वो फ्यूल पर मुश्तमिल होता है रॉकेट का, ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया था। अब रॉकेट बच्चों जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाता जाता है, आपको पता है इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी की फोर्स का फार्मूला होता है जी एम ओवर आर स्केयर। तो यहां से पता चल रहा है कि रॉकेट के ऊपर एक्ट करने वाली ये जी इसके साथ लगा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रहा है, ये डायरेक्टली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्केयर के। इसका मतलब है रॉकेट जैसे जैसे बच्चों जमीन से ऊपर जाता जाता है, आपको पता है उसका ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। रॉकेट बच्चों जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाता जाता है, उसके ऊपर एक्ट करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। इसका मतलब है कि यहां पर फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है। देखें ना, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, फोर्स की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 का स्केयर 9, तो फोर्स पहले से 9 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट। बच्चों रॉकेट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, वो एक बेसिकली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की ही एग्जांपल है। ठीक है जी, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जब रॉकेट मूव कर रहा होता है, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ये भी लिख लें, जब रॉकेट अर्थ से अवे जा रहा हो। तो बच्चों एक ये इसकी एग्जांपल हो गई, और दूसरी एग्जांपल आप लोग देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं जी, एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग के साथ बच्चों मैंने एक मैस एम को अटैच कर दिया है। अब मुझे ये बताओ, मैं जैसे ही इस मैस एम के ऊपर आगे को फोर्स लगाऊंगा, इधर को फोर्स लगाऊंगा, तो बच्चों आपको पता है इस फोर्स के लगाने से इस स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आनी है, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा। इसका मतलब मैं फोर्स को बढ़ाता जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इस स्प्रिंग के ऊपर जो मैं वर्क कर रहा हूं, वो भी कांस्टेंट फोर्स के अंडर नहीं हो रहा, बल्कि वो वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है। फोर्स चेंज होती जा रही है डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के साथ साथ।
तो बच्चों ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी किताब वाले ने भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की दी हुई है पहले पैराग्राफ में। तो मैंने आप लोगों को ये दो एग्जांपल्स बता दी हैं। अच्छा, अब कहते हैं जी बच्चों, इसका मतलब अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा होगा आपके पास, तो आपको पता है कि सपोज करते हैं, मैं कहता हूं जी एक बॉडी है, वो इधर पॉइंट ए से ही देखें, ये पॉइंट ए से मूव करती हुई ऐसे ना किसी पॉइंट बी पर जाती है ये। अब ये बॉडी ए से बी तक गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस पूरे पाथ के अलोंग जो बच्चों फोर्स है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। बच्चों इस पूरे पाथ के अलोंग जो फोर्स है वो क्या हो रही है, लगातार ऐसे से चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और सपोज कर लें उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसका मतलब ए से बी तक आप लोग एक बॉडी को लेकर गए और फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रही, बल्कि वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। तो अगर इस तरह का आपके पास पाथ हो, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, ये देखें मैं आपको याद करवाता हूं, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था जी ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ, आप लोगों ने बच्चों ये वाला पढ़ा था। अब ये ग्राफ था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, तो इसके अंडर तो वर्क निकालना कोई काम ही नहीं था। आप लोगों ने क्या काम किया जी, आप लोगों ने पूरे पाथ का जो है जी एरिया बस कैलकुलेट किया। एरिया किसके बराबर आ गया जी, वर्क डन के बराबर आ गया। एरिया किसका, रेक्टेंगल का, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया लिया और वो किसके बराबर आ गया जी, वो बराबर आ गया वर्क डन के। बस बात खत्म। इसका मतलब है कि यहां पर तो वर्क कैलकुलेट करना आसान था जब पाथ क्या था, स्ट्रेट था, ठीक है। अब ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस था। तो बच्चों यहां पर तो आप लोगों ने एरिया कैसे कैलकुलेट किया, वर्क कैसे कैलकुलेट किया, इस शेडेड रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, वहां से आप लोगों के पास वर्क डन आ गया। अच्छा, मगर अब ए से बी तक बच्चों आप लोगों ने अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे, अगर इस तरह का पाथ हो, ठीक है, पाथ स्ट्रेट ना हो, तो आप लोग पूरे पाथ को बच्चों क्या काम करते हैं, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे टोटों में डिवाइड करना है पूरे पाथ को। अब आप लोगों ने हर पैच का या हर पाथ का क्या करना है जी, वर्क निकालना है। उन तमाम, देखें, इस पैच का वर्क निकालें, इसका वर्क निकालें, इसका वर्क निकालें, इसका वर्क निकालें, इन तमाम पैचेस का आप लोगों ने बच्चों क्या निकाल लेना है, वर्क निकाल लेना है, और सबको ऐड कर देना, तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाया करेगा। तो ये बच्चों आपके पास तरीका होगा, जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को आप लोगों ने कैलकुलेट किया करना है, तो पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है, छोटी छोटी लेंथ्स में डिवाइड करना है। हर लेंथ एक वेक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। ये देखें, सपोज करते हैं, ठीक है जी, ये आपने जो लेंथ में डिवाइड किया, ये इसकी लेंथ डेल्टा D1 है, इसकी लेंथ डेल्टा D2 है बच्चों, इसी तरह इसकी लेंथ डेल्टा D3 है, और एंड वाले की लेंथ है बच्चों डेल्टा DN। पूरे पाथ को आपने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पैच की आप लोग देखें, हर पैच की ना बच्चों यहाँ पर फोर्स होगी। इसकी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं बच्चों F1 का, इसकी फोर्स को बच्चों हम लोग नाम देते हैं किसका, F2 का, इसकी फोर्स को बच्चों हम लोग नाम देते हैं F3 का। टेंजेंट होगी कर्व्ड पाथ के लोग। तो बच्चों इसी तरह एंड वाली फोर्स को हम लोग नाम देते हैं किसका, Fn का। तो बच्चों आप लोगों ने पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मेरी ये बात सुने, जब आपने पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, हर पैच की अपनी एक फोर्स है। देखें, ये फोर्स हर पैच की अपनी है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। तो पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, और अब देखिए हर पाथ के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में एक एंगल है, इसके एंगल को θ1 कह दें, इसके एंगल को θ2 कह दें, इसके एंगल को θ3 कह दें, और इसके एंगल को θn कह देते हैं हम लोग। तो लो जी बच्चों, आप लोगों के पास अगर कोई पाथ इस शेप का हुआ करेगा, तो आप लोग क्या काम किया करेंगे, आप लोग पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। अगर पाथ कर्व्ड शेप का होगा, इररेगुलर शेप का होगा। अच्छा, ये पेपर में नहीं लिखनी, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए ये वाली बात बताई थी। अच्छा, अगर मेरे पास, बात सुने, अगर मेरे पास ना बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन होता, अगर इस शेप का होता ऐसे, अब बच्चे, अब मुझे ये बताएं, क्या ये वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के अंडर हो रहा है या वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है। तो बच्चों क्लियरली नजर आ रहा है, देखें डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से फोर्स चेंज होती जा रही है। ये भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। तो इसके अंडर एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग, इसके अंडर हम लोग बच्चों एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ये, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गई। तो बच्चों इधर से जो एरिया ट्राइंगल का आ जाएगा, वो आप लोगों के पास किसके बराबर आएगा, वर्क डन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ट्राइंगल का एरिया है वो वर्क डन के बराबर आएगा। इधर ट्राइंगल बन गई थी, इधर रेक्टेंगल बन गई थी, इसका मतलब वर्क डन बाय
कांस्टेंट फोर्स का था ये ग्राफ, ये वेरिएबल फोर्स का है, मगर इधर ट्राइंगल बन गई, आप लोग इसका एरिया निकाल लें ट्राइंगल का, आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। मगर अगर पाथ हो ही कर्व्ड, ये वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल में आता है, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हुक्स लॉ में आता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो बच्चों ये भी वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। ये ग्राफ आपने पेपर में नहीं बनाना, ये बनाना है ना ये बनाना है। पेपर में आप लोग शुरू में ये पहले कहानी लिखेंगे कि ये वाला फार्मूला कब एप्लीकेबल था, उसके बाद आप लोग ये वेरिएबल फोर्स की बताएंगे कि मैनी केसेस में फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही होती है या डायरेक्शन में चेंज हो रही होती है। तो उसके बाद आप लोग इसकी एग्जांपल देंगे, एक रॉकेट वाली, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली। ये दो एग्जांपल्स देने के बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के उसमें आप लोग ये वाला एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम को, कि अगर आपके पास बच्चों पाथ कर्व शेप का है तो आप लोग इधर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, हर पैच की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा और उसका एंगल होगा, हर पैच का वर्क निकाल लेंगे, उन तमाम वर्क्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। हैंड रेज कर दें हरी अब, अगर यहां तक ओके हो गया। जल्दी जल्दी बच्चों, डिवाइड द पाथ इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3 एंड सो ऑन। और हर पैच के अलोंग जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो जो फोर्स लग रही है F1 है, F2 है, F3 है और Fn तक जाएगी। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुने, एक बात, पूरे पाथ के अलोंग तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना ब्लर है पुत्र, ये 100% ओके है स्क्रीन, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन ब्लर है या नेट का आपका इशू है। अब ये देखो बच्चों, यहां पर अब आप लोग देखें कि जो फोर्स हर पैच के अलोंग जो फोर्स है ना बच्चों वो कांस्टेंट है। देखें डिफरेंट पैचेस के अलोंग फोर्स डिफरेंट है, मगर हर पैच की जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसकी F1 है, इसकी F2 है, इसकी F3 है। तो हर पैच की फोर्स तो बच्चों कांस्टेंट है, मगर डिफरेंट पैचेस की डिफरेंट है। मगर हर पैच के लिए फोर्स को क्या कंसीडर किया है, पैच इतना छोटा है कि हर पैच की फोर्स क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा एक चीज पे गौर करें, हर पैच के अलोंग बच्चों जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंट पैचेस की डिफरेंट है। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल। लो बच्चों पहले इंटरवल के लिए आप लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें मेरी बात सुनिए, जो टोटल आप लोग देखें हर पैच का अपना वर्क है। हियर मैं कह सकता हूं बच्चों जो पहला वाला पैच है उसका वर्क डन होगा F1 डॉट डेल्टा D1। दूसरे वाले पैच का जो वर्क है बच्चों उसको मैं कह सकता हूं F2 डॉट डेल्टा D2। बच्चों इसी तरह मैं तीसरे वाले पैच को कह सकता हूं F3 डॉट डेल्टा D3, और ये एंड तक चलेगा, ठीक है जी, डेल्टा डब्ल्यू एन तक, जो कि बराबर होगा Fn डॉट डेल्टा DN। तो लो जी बच्चों आप लोगों ने क्या काम किया, हर पैच का वर्क तो कैलकुलेट कर दी। अच्छा अब आपको पता है पहले वाले पैच का जो वर्क होगा वो होगा F1 डेल्टा D1, और आपको पता है साथ में आ जाएगा कोस थीटा 1। इसका क्या होगा F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2। बच्चों इसी तरह इसका क्या होगा F3 डेल्टा D3 कोस थीटा 3। और इसी तरह एंड वाले का क्या होगा Fn डेल्टा DN कोस थीटा n। लो जी आप लोगों ने बच्चों क्या काम किया, पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था, हर पैच का वर्क निकाला। पहले वाले का आया F1 डॉट डेल्टा D1 कोस थीटा 1 आ गया, फिर F1 डॉट डेल्टा D1 डॉट प्रोडक्ट में जब इसको ओपन किया तो डेल्टा D1 कोस थीटा 1 आ गया। इस तरह F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2। हर पैच का बच्चों मैंने वर्क निकाल दिया, मैंने डेल्टा का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हर पैच का वर्क एक तो चेंज होगा और दूसरा स्मॉल क्वांटिटी में होगा। अब बच्चों मेरी बात सुने, तो ये चेंज को शो करता है, डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को। सो तो हर पाथ का वर्क बच्चों टोटल ऐड कर दें, सारे वर्क्स को डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3, और बच्चों ये कहां तक चलेगा जी आपका डेल्टा WN तक चलेगा, और इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर A का नाम दे देना है। बच्चों आप लोगों ने पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, तमाम पैचेस के वर्क को जब आप लोग ऐड कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन हासिल हो जाएगा। अब बच्चों मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने निकालना है जी टोटल वर्क डन। अब सारों को क्या करना है, अब देखें वो सारे जो वर्क डन आप लोगों ने निकाले थे उनको इधर ऐड कर दें। तो बच्चों देखें आपके पास टोटल वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, आप लोगों के पास जो टोटल वर्क डन आएगा जी
ये बराबर आ जाएगा, हाँ जी, पहले वाले का कितना है, पहले वाले का है F1 डेल्टा D1 कोस थीटा 1। फिर दूसरे वाले का क्या है बच्चों, दूसरे वाले का है प्लस F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2। फिर है प्लस F3 डेल्टा D3 कोस थीटा 3। और ये बच्चों कहां तक चलेगा जी, Fn डेल्टा DN कोस थीटा n। ले जी बच्चों, ये आप लोगों ने क्या काम किया, सारे पैचेस के वर्क्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास ये टोटल वर्क डन आ गया। अच्छा, अब मैं ना इसी टोटल वर्क डन को बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं लिखने लगा हूं जी यहां पर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई। अब यहां पर बच्चों ये जरा सोचनेबल बात है कि ये मैंने टोटल जो वर्क डन कैलकुलेट किया है, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है कि एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई। ये वर्क कैसे मैंने लिख दिया, समेशन की फॉर्म में। ये वर्क बच्चों मैंने कैसे लिखा है, इस चीज को समझना अब आप लोगों का काम है। अब ये जो इक्वेशन बच्चों यहां से ऐसे बन गई है, ये कैसे बनी है बच्चों, इस चीज को देखें, मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये समेशन की फॉर्म में या सिग्मा की फॉर्म में जो इक्वेशन बनी है, ये क्या शो करती है, इसको हम लोग क्यों ऐसे लिखा है, और क्या क्या मतलब, एक तो ये बात आपको पता है, इतनी बड़ी इक्वेशन को छोटा सा बनाने के लिए हम लोगों ने इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया है। जरा ना आप लोगों ने एक चीज पे गौर करना है बच्चों, थोड़ा सा ये देखना जरा। अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर करें ना, ये सिग्मा की फॉर्म में, ये देखो, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चों, आप लोग पहले इसको समझ लें। देखें यहां पर 1 है, 1 1, फिर उसके बाद इधर आया बच्चों 2 2 2, ये फिर 3 की फॉर्म में आया, ये ओवरऑल n की फॉर्म में आया। अब आप लोग यहां पर देखें कि ये कभी f डेल्टा डी और कोस के साथ, थीटा के साथ, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और एंड तक जाते जाते n आ गया है। तो बजाय मैं कि इसको बारी बारी पहले 1 2 3 4 5 के साथ साथ लिखूं बच्चों, मैंने क्या काम किया, मैंने एफ डेल्टा डी और कोस थीटा, जिनके साथ वैल्यूज बार बार चेंज होके आ रही हैं, मैंने एफ डेल्टा डी और कोस थीटा को इनको ना बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने इनके साथ इनको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी ये सपोज करें यहाँ पे आई आई नहीं लगा हुआ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया एफ डेल्टा डी कोस थीटा। अच्छा, अब मुझे पता है बच्चों इसके साथ कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो कभी 4 आ रहा है, n आ रहा है, और सबके दरमियान में प्लस आ रहा है, प्लस 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 आ रहा है। तो बच्चों सबके प्लस की वजह से मैंने एक ही बड़ा प्लस लगा दिया, ये लो, ये तो मैंने लगाया सिग्मा। अब इनके साथ बारी बारी वैल्यू कभी 1 आ रही कभी 2 आ रही, कभी 3। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोग देखें, मिनिमम वैल्यू तो बच्चों इसकी 1 आ रही है, और बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है। तो बच्चों ये सिग्मा की लोअर वैल्यू 1 है, यानी सम के अंदर, सम, इन तमाम के सम के अंदर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 वाली है, और एंड पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू n तक है। तो नीचे वाली चीज को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू। हाँ, अब ये 1 है, नीचे वाली मिनिमम वैल्यू 1 है, अभी n को आई को भूल जाए, और मैक्सिमम वैल्यू n है। तो अब बच्चों इसका मतलब मैंने इधर अपनी मर्जी से नाम देता हूं, इसको आप r का नाम दे दें, ये आई की जगह पर r लिख लें, n लिख लें, m लिख लें, कुछ भी लिख दें। वो n लिखेंगे फिर बच्चे इधर से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दें अपनी मर्जी से। हमारी किताब वाले ने आई डिफाइन किया, इसलिए मैंने भी इसके साथ आई लगा दिया। इसका मतलब ये आई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n। इसका मतलब पहले देखें, आप आई के साथ 1 पुट करेंगे तो f1 डेल्टा d1 कोस थीटा 1 आएगा, फिर प्लस लगेगा, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू 2 है, वो आएगी f2 डेल्टा d2 कोस थीटा 2, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू है 3, फिर आएगी f3 डेल्टा d3 कोस थीटा 3, एंड सो ऑन चलता जाएगा n तक। जी बच्चों ये इक्वेशन समझ में आ गई? जल्दी जल्दी हरी अप हैंड रेज कर दें। बहुत आसान वे में मैंने आप लोगों को इसको समझा दिया है। हाँ, इसकी एक और एग्जांपल मैं छोटी सी आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये फिर से समझ आ जाए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ भी। ये देखो बच्चों, अगर ये पेपर मैंने लिखनी है वैसे ही समझाने के लिए बताने लगा हूं। देखो अगर लिखा होता अकेला f1 cos थीटा 1, एम शुगल शुगल में सिर्फ यही लिखा हो f2 cos थीटा 2, और ये चल रहा हो बच्चों कहां तक, f
10 कोस थीटा 10, ये लें, ये इक्वेशन लिखी हो बच्चों। मैं आपको कहता हूं जी इसको आप लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखें। आप लोग कहेंगे सर जी कोई मसला ही नहीं है, हाँ ये सिग्मा लगाऊंगा क्योंकि सब में सम आ रहा है। क्या क्या चीज रिपीट हो रही है, एफ कोस थीटा। अब इसके साथ कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। मैं क्या काम करता हूं, अच्छा मैं इसको अपनी मर्जी से इसको मैं आई का नाम देता हूं, इधर भी आई। अब आई की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, तो मैं ऊपर 10 लिख दूंगा। तो बच्चों ये तरीका होता है, आप लोग इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पेपर में ये वाला नहीं लिखना, पेपर में वहां तक लिखना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ओवरऑल वर्क कैलकुलेट करने का मेथड आ गया था। अच्छा अब इसकी ना एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पर। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग क्या काम करते हैं जी। ये देखें मैं आपको कहता हूं जी, सपोज करते हैं आप मुझे बताएं क्या फोर्स कांस्टेंट है, नहीं बल्कि वो तो चेंज हो रही है, वेरिएबल है। अच्छा मैं इधर ले लेता हूं एफ कोस थीटा, ये फोर्स चेंज हो रही है। और यहां पर बच्चों मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में सपोज करते हैं बच्चों आपके पास जो ओवरऑल ग्राफ है ना, एफ कोस थीटा ये वाला आपके पास ग्राफ इस शेप का आया है ऐसे। अच्छा अब बच्चों ये आपके पास क्या आया है, ग्राफ आया है। अब आप लोग देखें इस ग्राफ में यहां से इधर तक आते आते फोर्स अभी भी क्या हो रही है, पहले देखें नीचे आते थे कम हो रही है ऐसे, फिर उसके बाद कांस्टेंट भी होती जा रही है, मगर ओवरऑल तो बच्चों आप लोग देखें ओवरऑल जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। अच्छा अब इसके अंदर आप लोगों ने वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, वही तरीका। आप लोग पूरे पाथ को किस में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। अच्छा अब आप लोग बच्चों पूरे पाथ को ना छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें। ये देखें मैं कहता हूं जी, सपोज करते हैं ये पहला पैच बना, ठीक है। इसका अब इस पैच की बकायदा बच्चों क्या बनेगी, आप लोग देखें ऐसे रेक्टेंगल बनेगी। अच्छा फिर एक और पैच बनाए ऐसे, उसकी भी रेक्टेंगल बन जाएगी। एक और पैच बनाए उसकी भी ऐसे रेक्टेंगल बनेगी। एक और पैच बनाए ऐसे, इसकी भी रेक्टेंगल बनेगी। बनाना रेक्टेंगुलर है, सीधी लाइन नहीं लगानी, लगानी ऐसे लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू डी। और उसको बाद में आपने एक्स एक्सिस तक ले आना है ऐसे ऐसे। ये देखें अब यहाँ पर ऐसे आते आते लो जी बच्चों, ये आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। आप लोगों ने पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। अब हर हिस्सा एक रेक्टेंगल बन गया। और ये देखें ये सारी रेक्टेंगल्स रिपीट होती जा रही हैं। इसकी ये मैं शेडेड इसलिए कर रहा हूँ कि इस साइड पर भी रिपीट हो रही हैं, इस साइड पर भी ये रिपीट हो रही है। ये रेपिटेशन को बस शो करने के लिए मैंने यूज किया। इधर भी यूज, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। अच्छा अब मुझे बताएं, आप लोग देखें फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग थी, तो यहाँ पर हर पैच की जो लेंथ है ना, पहले वाले की सपोज करें डेल्टा डी वन है, ठीक है बच्चों ये वेक्टर में है। अब मैं इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, मगर कंसीडर कर ली ये वेक्टर है। ये डेल्टा डी टू बल्कि लगा ही दो। इसी तरह बच्चों आप लोग कहां तक जा रहे हैं जी, डेल्टा डी एन तक। अभी भी आपने देखें पूरे पाथ को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ये देखें इसकी जो विड्थ है डेल्टा डी वन, डेल्टा डी टू, डेल्टा डी थ्री, डेल्टा डी फोर एंड सो ऑन डेल्टा डी एन तक चलेगी। अच्छा जी अब पूरे पाथ की, और अब हर पैच की जो फोर्स होगी बच्चों, इसकी जो फोर्स है सपोज करें वो क्या है, इस पैच की जो फोर्स है वो है एफ वन कोस थीटा वन। इसी तरह बच्चों इस पैच की जो फोर्स है ये वाले की, दूसरे वाले की, वो है जी एफ टू कोस थीटा टू। और इसी तरह बच्चों एंड वाले के लिए क्या है, एफ एन कोस थीटा एन। तो ये आपके पास बच्चों हर पैच की बकायदा फोर्स भी आ गई है, ठीक है। अब हर पैच की आपके पास फोर्स भी आ गई, हर पैच का आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। बच्चों मुझे बताएं किसी भी इनमें से देखें, क्या ये पूरा पाथ के अंदर, पूरे पाथ के अंदर बच्चों क्या हर पैच एक रेक्टेंगल के तौर पर नहीं बिहेव कर रहा है? यस बिल्कुल एक रेक्टेंगल के तौर पर बिहेव कर रहा है। हम लोग क्या काम करेंगे, अब देखें ये रेक्टेंगल्स रिपीट हो रही है इधर भी, हम इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं जी, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू, हाँ जी। अच्छा ये जरा गौर से सुनने वाली बात है, मैं इधर लगाता हूं जी सिग्मा। अच्छा अब मुझे बताएं इस हर रेक्टेंगल का एरिया कितना बनेगा, एफ कोस थीटा इंटू डेल्टा डी, यही बनेगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हर रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल की विड्थ डेल्टा डी है और जो लेंथ है वो एफ कोस थीटा है। मगर सबके साथ देखें वन 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 आना है, मैंने उसको आई का नाम दे दिया। आई इज इक्वल टू, और आई की मिनिमम वैल्यू वन और मैक्सिमम वैल्यू एन तक जाएगी। अच्छा ये तो अब बच्चे कहते हैं सर जी इसी इक्वेशन में और उसी इक्वेशन में फर्क क्या हुआ, भाई कोई फर्क नहीं है अभी भी, अभी ये दोनों इक्वेशन सेम है। हाँ मगर बच्चों याद रखिएगा यहां पर ये ना हम एक लिमिट लगाते हैं जो कि होता है लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। अब अक्सर बच्चों को ये चीज बहुत तंग करती है कि सर आपने ये लिमिट क्यों लगा दी है। देखें भाई लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि हर
रेक्टेंगल की विड्थ 0 तो नहीं है मगर बहुत ही कम है। हम ये लिमिट लगाते हैं टू गेट मोर एक्यूरेट वर्क। बच्चे कहते हैं सर इसकी जरूरत ही क्यों आई? तो भाई अच्छा सवाल है, ये देखें, ये हम लोग लगाते हैं बस टू गेट मोर एक्यूरेट वर्क, टू गेट मोर एक्यूरेट वर्क हम लोग ये लिमिट लगाते हैं। देखें, मैं आपको इसकी एक रीजन बताता हूं कि एक्यूरेट वर्क से क्या मतलब, क्या मतलब टू गेट मोर एक्यूरेट वर्क। देखो, आप लोग ने थोड़ा सा एक चीज पे गौर करना, अगर तो आप लोग टेक्निकल हैं और अच्छे बच्चे हैं, समझने वाले, ही देखें इस वक्त, देखो ये हमें तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन देता है। इस वक्त आप लोग देखें, ये जो सीढ़ियां सी बनी है आपको नजर आ रही है ना, इनके अंदर ये जो ऊपर वाला वर्क है ना, ये एक्स्ट्रा वर्क है जो ऐड होता जा रहा है, ये इतना सा, ये और ये इन रेक्टेंगल्स का एक्स्ट्रा वर्क भी ऐड हो गया है। मतलब सपोज करें आपके टोटल वर्क की कैलकुलेशन एग्जैक्ट जो आनी थी वो कितनी आनी थी, लेट वी से जो आनी थी वो आनी थी 25 जूल, मगर ये जो एक्स्ट्रा एरियाज ऐड हुए हैं उसकी वजह से सपोज करें ये 27 जूल हो गया। इसका मतलब आपका वर्क इनएक्यूरेट आया है, अभी इसमें थोड़ी सी इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें ये इनएक्यूरेट वर्क आपके पास आया है। इसका मतलब आप लोगों, क्यों क्यों ये इनएक्यूरेट है, क्योंकि इसके ऊपर अंदर वाला एरिया ऐड हो गया, ये देखें। तो अगर मैं बच्चों इसका इसका एक ही हल है फिर, अगर मैं ये पूरे पैचेस को और छोटा बना दूंगा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया ये भी आना खत्म हो जाएगा। तो वो और छोटा बनाऊंगा, अगर मैं इनको और छोटा बनाऊंगा इसका मतलब मुझे लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो लगानी पड़ेगी। ये देखें, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूं ऐसे। ये देखो भी बच्चों, सपोज करते हैं जी, ये देखें आपके पास, ये देखें जरा, अगर ये बच्चों पास ऐसा ही है इतना सा, ठीक है, दोबारा से फिर एक और ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपके पास बच्चों इतना सही पाथ है ऐसे। अच्छा, अगर अब आप लोग इसको बड़े बड़े पैचेस में डिवाइड करेंगे, देखें, अगर इसको बड़े बड़े सपोज करें, मैंने एक पैच ये बनाया इतना सा, फिर दूसरा पैच मैंने इतना बनाया, ठीक है, फिर तीसरा पैच मैंने ये बनाया। अच्छा, अब ये मैंने इसको बड़े बड़े पैचेस में डिवाइड किया, एक है कि मैं इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करता हूँ, ये देखो जरा, अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसको बड़े छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करूंगा तो बड़ा कम एरिया है जो कि इस ग्राफ को के अंडर वाले एरिया को क्या करेगा जी, डिस्टर्ब करेगा। ये देखें बड़ा छोटा। अब मुझे बताओ, देखो यहां पर अगर आप लोग गौर से देखें, अब ये वाला एक्स्ट्रा वर्क ऐड हुआ, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसका मतलब ये इनएक्यूरेट है, ये उसको इनएक्यूरेट बना देगा, ठीक है, ये उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर लेके आएगा, मगर इसके अंदर देखें सारे का सारा एरिया कैलकुलेट होगा। अब थोड़ा बहुत आया जो जो कि वैसे ही नेग्लिजिबल होगा, इसका मतलब ये एक्यूरेट होगा। तो बच्चों, वर्क डन की एक्यूरेट कैलकुलेशंस हासिल करने के लिए हम लोग डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो की लिमिट लगाते हैं, ठीक है, ये विदाउट लिमिट है। तो आप लोग देखें, अगर लिमिट नहीं लगाई थी तो आपका जो वर्क था वो इनएक्यूरेट आया, मगर लिमिट अप्लाई कर दी तो बच्चों आपका यही वर्क क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। तो लो जी बच्चों, ये था आपका टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का टॉपिक, मेरा बोला हुआ एक एक लफ्ज किताब में लिखा हुआ है। अब आप लोग देखें क्या काम करेंगे। अब आपके पास ये देखें, अगर यहाँ पर है एफ कोस थीटा, बच्चों क्या है, एफ कोस थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या है जी बच्चों, डी। अब आप लोग देखें, अब आपके पास पूरा एक रेक्टेंगल, ये पूरा जो एरिया बन गया ऐसे, आप लोग बच्चों क्या काम करें, टोटल एरिया कैलकुलेट करें। अब कैसे, एफ कोस थीटा इंटू डी, ठीक है, एफ कोस थीटा इंटू वही डेल्टा डी, ठीक है, तो ये टोटल आपके पास वर्क डन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि एक्यूरेट और इनएक्यूरेट वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों, ये ग्राफ आप लोगों ने देखा एफ और डी के दरमियान में, फिर आप लोगों ने बच्चों एक ग्राफ और देखा एफ और डी के दरमियान में, ठीक है, ऐसा। फिर आप लोगों ने एक ग्राफ और देखा बच्चों एफ और डी के दरमियान में, अब वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। क्योंकि फोर्स में अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा एंगल के लिहाज से भी हमने इसमें चेंज पड़ा था, तो हमने एफ कोस थीटा यूज किया था और इधर डी यूज किया। लो जी बच्चों, अब मुझे ये बताएं, ये तीनों ग्राफ्स में इसके अंदर जो वर्क होगा कैसे कैलकुलेट होगा, जल्दी जल्दी बताएं जी। आप लोगों ने वर्क को कैलकुलेट किया किस तरह से, आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर वर्क को कैलकुलेट किया कैसे, एरिया ऑफ वर्क डन बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उस सारे को ऐड कर दिया, आपके पास इसका वर्क आ गया। इसके अंदर आप लोगों ने एरिया कैसे निकाला जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। इधर वर्क बच्चों आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप लोगों ने वर्क कैलकुलेट किया। इधर बच्चों आप लोगों ने पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया और फिर आप लोगों ने बच्चों क्या कैलकुलेट किया जी, वर्क डन कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर एरिया होगा सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स,
ये तमाम रेक्टेंगल्स के को आप लोगों ने सम किया। तो बच्चों ये भी वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल थी। यहां पर भी वर्क डन कौन सी फोर्स के अंडर हो रहा है? वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है। यहां पर भी वर्क डन बच्चों कौन सी फोर्स के अंडर हो रहा है? वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है। जबकि इधर जो वर्क है ये कौन सी फोर्स के अंडर हो रहा है? कांस्टेंट फोर्स के अंडर हो रहा है। तो लो जी बच्चों, ये था आपका टॉपिक। ये आप लोगों ने पेपर में डायग्राम सिर्फ वही बनानी है जो आपकी किताब में बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।